हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम स्टाइकियोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, बचपन से हमने स्टाइकियोमेट्री का बहुत यूज करा है, लेकिन अपने को पता नहीं था कि यही होती है क्या स्टाइकियोमेट्री। जैसे यूनिटरी मेथड तो आपने बहुत सारा लगाया होगा। आपको बचपन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे कि मान लो कि 10 पेन आ रहे हैं 90 रुपए के। आपको एक हल्का सा ओवरव्यू में दे देता हूं कि 10 पेन अगर 90 रुपए में आ रहे हैं और आपसे पूछ लिया जाता कि बताओ 5 पेन कितने रुपए के आएंगे या फिर 3 पेन कितने रुपए के आएंगे, तो अपन कैसे निकालते थे। तो सबसे पहले हम ये निकालते थे कि एक पेन कितने रुपए में आएगा। तो बताओ एक पेन का रेट अपन कैसे निकालते थे, यूनिटरी मेथड से। भाई 10 पेन 90 रुपए के हैं तो एक पेन का निकालना है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो 90/10, तो कितने रुपीस आ गए, 9 Rs। अब अगर चाहे आपको 5 पेन का पूछे, 3 पेन का पूछे या फिर 7 पेन का पूछे या 1000 पेन का पूछे, आप बता ही सकते हो। जैसे मान लो कि 3 पेन से पूछा जाता आपको, तो एक पेन का अगर 9 रुपए तो 3 का कैसे निकालोगे, 9 × 3 करके। अगर मान लो 50 पेन का पूछ लिया जाता तो आप कैसे निकालते, एक पेन का है 9 रुपए तो 50 पेन का हो जाएगा 9 × 50। इस टाइप से अपन यूनिटरी मेथड का यूज करते थे। इसी यूनिटरी मेथड के ऊपर अपना पूरा का पूरा स्टाइकियोमेट्री बेस्ड है। अगर ये यूनिटरी मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया तो मान के चलो कि आपको पूरा का पूरा स्टाइकियोमेट्री समझ में आ गया। अब जैसे ये तो अपन ने बात करी जनरल, जो अपन 6-7 क्लास में करते आए थे। अब 11th क्लास में क्या करेंगे, स्टाइकियोमेट्री क्या है, किस चीज को नाम दिया गया है स्टाइकियोमेट्री। तो देखो, एक रिएक्शन से इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको N2 + 3H2 इससे 2NH3 बनाया गया है। इस रिएक्शन को भी आपको याद रखना है, हेबर प्रोसेस में अमोनिया बनाने के ये वाली रिएक्शन काम में आती है। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे तो आपको हेबर प्रोसेस का नाम मिलेगा। तो आप समझ जाना कि कुछ नहीं है, N2 की नाइट्रोजन गैस की H2 गैस के साथ में रिएक्शन करवाई जा रही है और अमोनिया बनाया जा रहा है। अब इस रिएक्शन को देख के अपने को क्या क्या चीज समझ में आनी चाहिए, वो चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो, N2 का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं गिवन है तो आपको 1 मान लेना है। तो देखो, 3 चीजें बताऊंगा, बड़े ध्यान से इस चीज को समझ लेना। अगर ये चीज समझ गए तो पूरी स्टाइकियोमेट्री में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर मेरे को पूछा जाए कि N2 और H2 ये दो रिएक्टेंट है तो ये खर्च होंगे, और NH3 क्या है, प्रोडक्ट है, तो ये बनेगा। N2 और H2 के खर्च होने से NH3 बनेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं, ये जो कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं ना, 1, 3 और ये 2, ये होते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, इनका क्या यूज होता है, ये अपने को ये बताते हैं कि जब N2 और H2 रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो N2 के 1 मोल के साथ में H2 के कितने मोल खर्च होंगे, 3 मोल खर्च होंगे। यही होता है बस स्टाइकियोमेट्री। तो देखो, इस चीज को मैं आपको ना यहां पे ये भी बता देता हूं, लिख के बताता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये वाली चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अगर N2 और H2 की बात करें तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 मोल N2 जब खर्च होगा ना, तो उसके साथ में 3 मोल H2 खर्च होगा। 1 मोल N2 के साथ में 3 मोल H2 खर्च होगा। अब मान लो अगर मैं आपसे ये पूछता कि बताओ 4 मोल N2 के साथ में कितना H2 खर्च होगा, तो भाई 1 मोल के साथ में 3 मोल हो रहा है तो 4 मोल के साथ में कितना हो जाएगा, 3 × 4 मोल। वो तो यूनिटरी मेथड आ गया, जो कि अपन बचपन से करते हैं, उस चीज में तो अपन एक्सपर्ट है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको ये रिएक्शन देख के समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज, मान लो कि N2 और NH3 में मेरे को रिलेशन बताना होता तो मैं क्या बोलता, देखना मेरा, मैं जो लाइन बोल रहा हूं ना उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं क्या बोल रहा हूं, 1 मोल N2 जब खर्च होगा ना, जब 1 मोल N2 खर्च होगा तो NH3 तो प्रोडक्ट है तो वो तो बनेगा। तो मुझे बोलना है कि जब 1 मोल N2 खर्च होगा तो मेरे पास में 2 मोल NH3 बनेगा। ये वाली चीज है इंपॉर्टेंट। अब अगर आपको ये बोला जाए कि बताओ यार N2 का 5 मोल है तो बताओ NH3 कितना बनेगा, भाई 1 मोल से 2 मोल बन रहा है मतलब डबल बन रहा है, तो 5 मोल से 10 मोल बन जाएगा। 5 मोल से 10 मोल बन जाएगा, कैसे, 2 × 5 करके। भाई इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तीसरी चीज, मान लो H2 और NH3 के अंदर आपको रिलेशन पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, तो आप बोलोगे कि जब भाई 3 मोल H2 खर्च होगा ना
भाई यार रिएक्टेंट है H2 तो वो तो खर्च ही होगा। आप ये मत सोचने लग जाना सर NH3 का नाम ले रहे हो तब तो बनेगा बोल रहे हो, H2 का नाम ले रहे हो तो खर्च हो रहे हो बोल रहे हो। तो भाई रिएक्टेंट है ये तो जब रिएक्शन करेंगे तो खर्च ही होंगे, तो NH3 बनेगा। ठीक है भाई, प्रोडक्ट तो बनता ही है, उसी को तो अपन बनाने के लिए इतना झमेला कर रहे हैं, नहीं तो अपन इतना सब कुछ करते ही नहीं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि 3 मोल H2 जब खर्च होगा तो बताओ NH3 कितना बनेगा, तो 2 मोल NH3 बनेगा। ठीक है, अब अगर H2 के आपको 3 मोल खर्च होने से 2 मोल NH3 मिल रहा है, तो यहां से मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि बताओ 1 मोल H2 जब खर्च हो रहा है तो बताओ कितने अमोनिया बनेंगे, तो भाई 3 मोल से 2 मोल तो 1 मोल से 2/3 मोल। ये तो यूनिटरी मेथड है, ये तो अपन बचपन से करते आए हैं, तो इस चीज में तो किसी को कंफ्यूज होना ही नहीं है। तो ये वाली 3 चीजें हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए किसी भी रिएक्शन को देख के। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये, और तीसरी चीज ये वाली। ठीक है, किसी में भी रिलेशन पूछा जा सकता है, जैसे इन दोनों में रिलेशन पूछ लिया तो भी आप बता देना कि 1 मोल N2 के साथ में 3 मोल H2 खर्च होगा। अगर मान लो H2 और अमोनिया में पूछ लिया जाता तो आपने बताया अभी कि 3 मोल H2 जब खर्च होगा तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। अब आप बोलोगे कि सर चलो ये चीज तो हमें समझ में आ गई, ये चीज तो हम देख के बता भी देंगे, बहुत आसान सी चीज है, जो भी अपनी रिएक्शन होगी उसमें कोफिशिएंट देख के ये वाली चीज बताने हैं। आप ये बताओ कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, तो देखो अभी मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके का आएंगे, उसके लिए अपने को अगले पेज पे चलना पड़ेगा। चलो, तो ये अपना एक क्वेश्चन है, सेम ही मैंने रिएक्शन ले ली ताकि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत भी ना आए। एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर तो आप किसी भी रिएक्शन पे इस चीज को अप्लाई कर पाओगे। N2 प्लस 3H2 रिएक्शन करके 2 NH3 बना रहे हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन यह है कि जब N2 के आपके पास में 4 मोल है तो अमोनिया कितना बनेगा, कितने मोल बनेंगे वो भी अपने को बताना है, और कितना मास बनेगा वो भी अपने को बताना है। तो N2 और NH3 में अपने को रिलेशन बताना है, तो पहली सबसे चीज आप क्या करोगे, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख लो। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया है कि कैसे देखना है, तो जो लाइन आपको दिख रही है उसको सबसे पहले आप लिख दो। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि 1 मोल N2 जब खर्च होगा ना तो बताओ अमोनिया कितना बनेगा, अमोनिया बनेगा 2 मोल, तो 2 मोल अमोनिया। अब आप ये मत बोलना कि सर अमोनिया किसको बोल रहे हो आप, ये जो NH3 है ना उसको अमोनिया बोलते हैं, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो भाई 1 मोल N2 के साथ में 1 मोल N2 के खर्च होने से अगर 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो आप मुझे ये नहीं बता सकते क्या कि जब 4 मोल N2 खर्च होगा, भाई 1 मोल खर्च हो रहा है तो 2 मोल बन रहे हैं, मतलब डबल बन रहा है, तो 4 मोल जब खर्च हो रहा है तो बताओ कितना बन जाएगा, 2 इंटू 4 बन जाएगा। यार ये वाली चीज तो बचपन से अपन करते हैं, तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 मोल अमोनिया। एक क्वेश्चन तो अपना ये था कि अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, तो हमने यहां से बता दिया कि भाई 8 मोल अमोनिया बनेगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन मेरा एक और था कि बताओ अमोनिया का कितना मास बनेगा। तो यार मोल निकालना तो मैंने आपको बताया था ना, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब मैं आपको गिवन मास पूछ रहा हूं कि अमोनिया का कितना मास बनेगा, तो आप कैसे निकालोगे, मोल इंटू मोलर मास। मोल हमने ऑलरेडी निकाल दिया, 8 मोल अमोनिया, और मोलर मास अमोनिया का हमें पता ही होता है, तो वो देखो कैसे निकालोगे। अमोनिया का मोलर मास, एक नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14, और एक हाइड्रोजन का होता है 1, 3 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 3, तो आ जाएगा 17 ग्राम, 1 मोल का मास। अब मोलर मास जिसको नहीं निकालना आता भाई, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, आई कार्ड पे भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, और आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं, वो वाला वीडियो देख लेना, मैंने स्टेप बाय स्टेप मोलर मास कैसे निकालते हैं वो चीज बता दी है ऑलरेडी। तो मोलर मास निकालने में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो गिवन मास में कैसे निकालूंगा, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके, मोल इंटू मोलर मास। तो अब देखो मोल है मेरे पास अमोनिया का कितना 8, और इसका मोलर मास कितना है 17, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अमोनिया का मास आ जाएगा, और मास आएगा ग्राम में। तो इसको आप एक बार सोल्व कर लो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 136 ग्राम। तो अपने ये 2 क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन था कि बता दो अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, तो मोल आपने निकाल दिए, ये वाला पहले क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा था कि अमोनिया का कितना मास बनेगा, तो ये वाला उसका आंसर हो जाएगा।
तो इस टाइप से आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करनी है। चलो ये तो एक क्वेश्चन हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर CaCO3 का आपको 10 ग्राम गिवन है और आपको पूछा जा रहा है कि CO2 का कितना मोल बनेगा और CO2 का कितना मास बनेगा। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो भी कैलकुलेशन होती है ना स्टोइकियोमेट्री में, ये मोल में होती है। हमेशा जब भी आपको मास गिवन हो तो आप मोल निकाल लेना, वॉल्यूम गिवन हो तभी भी आप मोल निकाल लेना। एक चीज और है कि जब गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट होते हैं सारे के सारे, तो मोल को वॉल्यूम और वॉल्यूम को मोल मान के भी अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, आपको कुछ भी गिवन हो आप मोल निकाल लेना और मोल से ही आप कैलकुलेशन करना। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप से समझ में आ जाएगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं CaCO3 का मोल निकालूंगा। तो CaCO3 का मोल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो CaCO3 है उसका मोलर मास होता है 100। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले निकाल के बता दिया है ना। आप मोलर मास वाला वीडियो देख लेना, वहां पर मैंने आपको सिखा दिया कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन मोल निकालेंगे। तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास, तो गिवन मास है अपने को 10 ग्राम और मोलर मास CaCO3 का है 100। तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास में CaCO3 का मोल आ चुके हैं 0.1 मोल, ठीक है। इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मोल निकालने में। अब अपन देखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बोलता है कि जब 1 मोल CaCO3 खर्च होगा ना तो 1 मोल ही CO2 बनेगा। तो इस वाली चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं कि 1 मोल CaCO3 के खर्च होने से 1 मोल CO2 बनेगा। अब यार इस चीज को आप ऐसे कनेक्ट कर लिया करो कि यार 1 मोल CaCO3 खर्च हो रहा है, 1 मोल CO2 बन रहा है, मतलब जितना CaCO3 खर्च होगा उतना ही CO2 बनेगा। तो बताओ अपने पास में CaCO3 के मोल कितने हैं, 0.1 मोल। तो आप मुझे खुद बता दो, जब 0.1 मोल CaCO3 खर्च हो रहा है तो उस टाइम पर CO2 कितना खर्च होगा। भाई 1 मोल से 1 मोल हो रहा है तो 2 मोल से 2 मोल खर्च होगा, 4 मोल से 4 मोल, 10 मोल से 10 मोल, 50 मोल से 50 मोल, 0.1 मोल से 0.1 मोल। तो 0.1 मोल CaCO3 के खर्च होने से 0.1 मोल CO2 आपके पास में बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आपने दे दिया कि CO2 का कितना मोल बनेगा, तो आप बोलोगे कि CO2 का 0.1 मोल बनेगा, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई CO2 का मास भी तो बताओ कि CO2 का मास कितना बन रहा है। तो मोल आ गया, CO2 का मोलर मास हमें पता ही होता है 44 ग्राम, ये भी मैंने आपको निकाल के बताया हुआ है, आप मोलर मास वाला वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर आपको मास पूछा जा रहा है तो आप कैसे निकालोगे, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल है CO2 का 0.1 और मोलर मास है CO2 का 44। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4.4 ग्राम। तो दूसरा आंसर भी आपके पास में आ चुका है कि जो CO2 का मास है वो कितना आएगा, 4.4 ग्राम। तो इस टाइप से आप स्टोइकियोमेट्री का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो ये अपने पहले क्वेश्चन का आंसर और ये अपना दूसरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर। मास गिवन था, मास से हमने मोल निकाला, मोल में ही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो ये वाली चीज आप लिखते हो ना, ये वाली दिस वन, कि 1 मोल CaCO3 के खर्च होने से 1 मोल CO2 बन रहा है, तो ये मोल में ही लिखना है। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट ये लिख दो कि यार 1 ग्राम के खर्च होने से 1 ग्राम CO2 बन रहा है तो 10 ग्राम के खर्च होने से 10 ग्राम CO2 बन जाएगा, वो गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन होगी हमेशा मोल में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी ही है। एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और इसमें आपको एक और एडिशनल चीज सीखने को मिलेगी। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन। 1 मोल प्रोपेन को जलाने पर ऑक्सीजन के कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी, वो चीज हमने को बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको प्रोपेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्रोपेन का फॉर्मूला मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, C3H8, ये प्रोपेन का फॉर्मूला होता है। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये वाली चीज समझ में आई जाएगी। तो देखो रिएक्शन किस टाइप से बनेगी, C3H8 ये एक हाइड्रोकार्बन होता है,
अब हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबस्शन का मतलब क्या है कि हम उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में, और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाने का क्या मतलब है कि हम उसको जला रहे हैं। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब आप जलाओगे ना तो आपको CO2 और H2O मिलेगा। तो ये हाइड्रोकार्बन है, मतलब वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। और ये हाइड्रोकार्बन को अपन जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो अपने को क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O मिलेगा। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करो ना तो रिएक्शन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बिना रिएक्शन के बैलेंस के आप स्टोइकियोमेट्री लगाओगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। तो इस रिएक्शन को अपन सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने का मेथड भी बताता हूं। इधर देखो 3 कार्बन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 कार्बन हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूं ताकि 8 ना लगे आपको। फिर हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन है 8, इधर 2 हाइड्रोजन, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको यह भी पता लग गया कि देखो 8 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करो, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन यहां पे और 4 यहां पे, 10 ऑक्सीजन। तो यहां पे आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ऑक्सीजन यहां पर भी हो जाएगी। तो ये अपनी रिएक्शन हो गई है बैलेंस। तो अब आप निकाल सकते हो, आपको गिवन है कि ये जो प्रोपेन है, प्रोपेन का आपको कितना मोल गिवन है, 1 मोल, और आपको यह बोला गया कि बताओ ऑक्सीजन के कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पे क्या बोल रहा है कि भाई 1 मोल प्रोपेन को जलाने के लिए 5 मोल O2 की अपने को रिक्वायरमेंट है। तो इस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना, कि 1 मोल प्रोपेन C3H8 को जलाने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन की जरूरत है, 5 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है। और यार देखो यहां पे कंप्लीट कंबशन बोला गया ना तो हमेशा O2 लेना, ये चीज ध्यान रखना। जलाते हैं हम ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, कभी ये मत कर देना कि 5 OE ले लो, ये नहीं करना, ठीक है। तो यही अपने से पूछा गया था कि भाई 1 मोल प्रोपेन को जलाना है तो ऑक्सीजन के कितने मोल की अपने को रिक्वायरमेंट होगी। तो ये अपना आ गया आंसर इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब अगर मान लो कि ऐसे दे दिया गया होता कि प्रोपेन के आपको 5 मोल गिवन होते कि 5 मोल से कितना चाहिए होगा, तो भाई 1 मोल से 5 मोल, तो 5 मोल से 5 × 5 25 मोल। एक से आपको पता लग गया, फिर तो चाहे दुनिया में किसी भी नंबर का आपको पूछे, 1000 का पूछे, 5 लाख का पूछे, चाहे 0.5 का पूछे, अपन बता ही सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये था अपना स्टोइकियोमेट्री का आज का सेशन। मैंने आपको क्या क्या बताया कि आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के सारी चीजें देख लेनी है, उसके बाद तो यूनिटरी मेथड का यूज करना है जो आपने बचपन में सीखते हुए आए हो, ठीक है। तो ये वाली 3 चीजें बताई है ना मैंने, भाई एक बार खुद से लिख लिख के भी देखना। एक रिएक्शन में आपको दे देता हूं, देखिए खुद आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख के मुझे बताना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ही दे देता हूं आपको, H2 + O2, मान लो कि ये रिएक्शन में दे रहा हूं आपको H2 + O2, तो यहां पर क्या बनेगा, पानी बनेगा। अब देखो इस रिएक्शन को मैंने बैलेंस नहीं करा है, तो सबसे पहले आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के बाद में आप मुझे ये बताओगे कि बताओ जब 4 मोल O2 है तो पानी के कितने मोल बनेंगे, है ना, मोल कितने बनेंगे ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं वहां पे बताऊंगा आपको कि करेक्ट है, अगर इनकरेक्ट होगा तो मैं उसको सही करने की भी ट्राई करूंगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको ध्यान से करना है, क्योंकि आपने 20 मिनट का वीडियो देखा है पिछला, तो आपने बहुत सारी चीजें सीखी है, उस चीज को आप अप्लाई करो यहाँ पे, ठीक है। और मोल निकाल के आप इसका मास भी निकालना कि पानी का कितना मास बना है। पहले रिएक्शन को बैलेंस करना मत भूलना बट, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और पिछले कुछ वीडियोस है वो भी आप जरूर से एक बार देख लेना, मोलर मास का भी मैंने बता दिया है आपको, और लिमिटिंग रिएजेंट का केस भी आपको मैंने बता दिया है। इसमें स्टोइकियोमेट्री वाले मैंने लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन नहीं कराए, वो मैं एक और इसका स्टोइकियोमेट्री पार्ट 2 जब भी बनाऊंगा उसमें सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें मैं आपको लाइक लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जिसमें स्टोइकियोमेट्री अपने को लगाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। जय श्री राम।